24% जो फ्रेश वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर में है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा चंदन जी कि नदियों में जो जल है वो सिर्फ 0.03% है। हम लोग बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही जान रहे हैं कि पूरे पृथ्वी का 3 भाग जो है सो जल से भरा हुआ है। तब आखिर में पानी को लेकर इतना आपाधापी क्यों है, मारामारी क्यों है? फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आपको बिहार और पंजाब और यूपी में जो जल है वो एलुवियल है। तो एलुवियम में नेचुरल है कि पोरोसिटी बहुत है, परमिएबिलिटी भी है। जो भी वर्षा का जल जब नीचे आता है तो वो बहुत आसानी से नीचे जाता है। क्या कारण होता है सर कि आखिर में किसी भी जो इस प्रकार के सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पे उद्योग वगैरह स्टेबल होते हैं, वो हमेशा नदियों के बगल में ही क्यों बनाए जाते हैं? क्या यही कारण है हमारी जो सभ्यताएं जितनी विकसित क्या सर इसको हम लोग इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि पानी तो लाइफलाइन है, उसको तो हम अंडरग्राउंड से यूज कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज जो प्रदेश की जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो नदियों के किनारे इसलिए हो पा रही है कि जो आपके एक्सट्रैक्ट हो उसको नदियों में बहा? हाँ, ये आसानी से हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने देखा कि आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप जो है सो ग्राउंड वाटर पे वर्क कर रहे थे। आप जमीन से पानी निकालने की कुछ विधि है आपके पास में जिससे आप लोग, तो ये लोग जो नारियल से और ये जो पान के पत्ता से और क्या क्या से जो पानी खोजते हैं उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम चर्चा करेंगे भूगर्भ जल की स्थिति पर, जो झारखंड में स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर। और हमारे इस चर्चा में शामिल हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन सिंह, और साथ ही साथ हमारे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध सर, जो डॉक्टर अंशुमन सर के गाइड भी हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे और दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इनको पढ़ाने का मौका मिला। तो सबसे पहले हम सर से कहेंगे कि सर आप भी अपना परिचय दें और हमें बताएं कि ग्राउंड वाटर है क्या और इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और एक चीज और है सर कि जब हम लोग बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही जान रहे हैं कि पूरे पृथ्वी का 3 भाग जो है सो जल से भरा हुआ है। तब आखिर में पानी को लेकर इतना आपाधापी क्यों है, मारामारी क्यों है सर, जब इतनी पानी है हम लोगों के पास उपलब्ध? सबसे पहले इस अनपढ़ की पूरी टीम को मेरे इस आवासीय परिसर में स्वागत है। और चंदन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जब इस पृथ्वी पर 2/3 यानी 75% जल है, जल से ही पूरा आच्छादित है और 25% ही लैंड है, तो फिर ये ग्राउंड वाटर या वाटर के लिए इतनी मारामारी क्यों है? बहुत अहम सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 75% जो पानी है ये पूरा मेरीन वाटर है, यानी खारा जल है। और अभी हम लोगों के पास खारा जल को यूज करने का ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन जो स्थिति बन रही है हो सकता है भविष्य में हमको उसी पर जाना पड़े। तो समुद्र में 75% जो टोटल हमारे पास जल है उसका 75% जो जल है वो हमारे पास समुद्र में है। अच्छा। और सिर्फ 25% है। तो अगर समुद्र के जल की बात करें, जो 75% मैंने कहा, तो उसको अगर बिल्कुल क्वांटिफाई करें हम लोग तो वो आता है 1.25 इंटू 10⁻18 क्यूबिक मीटर। 1.25 इंटू 10⁻18 क्यूबिक मीटर बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, नो डाउट। और अगर हम लोग जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है, योग्य है, हाँ, जो फ्रेश वाटर 25% है, उसका हम लोग मात्रा करें तो ये आता है 4.1 इंटू 10⁻16 क्यूबिक मीटर। लेकिन इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो 25% हमारे पास जो फ्रेश वाटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा यूनिक है। तो इसमें ग्राउंड वाटर ही मोस्टली है, मतलब आप समझ लीजिए कि 24% ग्राउंड वाटर है। सुनने में आम लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा ये है, नदी में बहुत ज्यादा जल है, झरनों में बहुत ज्यादा जल है, तालाब में बहुत ज्यादा जल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 24% जो फ्रेश वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर में है। अच्छा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा चंदन जी कि नदियों में जो जल है वो सिर्फ 0.03% है।
बस। बस 0.03% ही है। और जो कुछ है हमारे पास वो वो है ग्राउंड वाटर भूजल, जी है ना, ग्राउंड वाटर। सबसे पहला तो थोड़ा सा ये मिसनोमर भी है। जी ग्राउंड वाटर अब जब हम कहते हैं तो आम आदमी सोचता है कि सरफेस का जल, जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड वाटर का मतलब हुआ वैसा जल जो पृथ्वी के नीचे नीचे है, जी और वो भी एक जोन ऑफ सेचुरेशन होता है। जी तो जोन ऑफ सेचुरेशन में जो पानी है जी उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं या भूजल कहते हैं। जी और जो सरफेस पर है जैसे रिवर है, लेक है, तो इसको हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं। जी तो दो तरह के वाटर हो गए, जी। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर। जी तो ये जो मैंने आपको कहा कि 24% ही फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर है, जी तो ऐसा नहीं है कि 24% हम निकालने की स्थिति में हैं, जी क्योंकि 800 मीटर तक जो है वो अभी तक हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी और ये सरफेस से लेकर के 800 मीटर तक जो जल है ये 11% है। अच्छा और 800 से लेकर के 4000 मीटर तक जो जल है जी वो वो तो आपका 13% हाँ हाँ, तो उसको तो निकालना निकालने की बहुत स्थिति में मुश्किल नहीं है, है। बहुत बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल तो हमारे पास समझ लीजिए कि 11% ही ग्राउंड वाटर है, जी। जो कि फ्रेश वाटर है। पीने योग्य है, हाँ यूज करने योग्य हाँ, यूज है। करने। सर एक चीज और हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब का जो ग्राउंड वाटर लेवल है सब जगह डिफर करता है। ये इसका कारण क्या है सर? देखिए आपने जिस स्टेट की बात की, इसमें हार्ड रॉक्स हैं। हार्ड रॉक्स का जी मतलब हुआ इग्नियस रॉक है, जी मेटामॉर्फिक रॉक है, कहीं कहीं पर सेडिमेंट्री भी है। जी और जो प्लेन्स की बात, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, जी तो वहाँ का जो जियोलॉजिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट है। जी यहाँ जो बिहार, ये जो झारखंड और जो आप अन्य प्रदेशों की बात की, जी तो यहाँ पे मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हैं। जी और इसमें जो आपको जल मिलता है वो आपको फ्रैक्चर्स में ही मिलता है। जी फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जबकि आपको बिहार और पंजाब और यूपी में जो जल है वो एलुवियल है। जी तो एलुवियम में नेचुरल है कि पोरोसिटी बहुत है, जी परमिएबिलिटी भी है। जी जो भी वर्षा का जल जब नीचे आता है वो आसानी तो से वो परकुलेट कर बहुत जाता आसानी से नीचे जाता है, है। जी और जाकर के वो जो जोन ऑफ सेचुरेशन है उसको पूरी तरह से सेचुरेट कर देता है। जी इसलिए वहां पर वेरिएशन आपको कम मिलेगा। जी लेकिन यहाँ पर क्या है स्थिति कि हार्ड रॉक है, उस तरह की पोरोसिटी और परमिबिलिटी की संभावना कम बनती है। जी तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो मोस्टली आपको जो फ्रैक्चर्स हैं उसी में मिल पाएगा। उसमें मिलता है। बिल्कुल और जहाँ पर फ्रैक्चर है वहाँ पर फिर कुछ वेदर जोन होता है, तो वेदर जोन और फ्रैक्चर्स में ही पानी मिलेगा आपको। जी तो इसलिए कहीं पर आपको बढ़िया पोटेंशियल फ्रैक्चर मिल गया तो आप बहुत खुश कि मेरे पास तो बहुत पानी है। जी और आपके पड़ोस वाले के पास, क्योंकि फ्रैक्चर कोई बहुत रेगुलर सिस्टम तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रैक्चर एकदम सीधा सीधी जा रहा है। जी ये हो सकता है इरेगुलर है, इसके बाद ये बहुत ऐसा स्टिफ हो गया, जी ठीक है। बिल्कुल। तो तो इसलिए क्या यही कारण है सर कि झारखंड में अगर आपके घर पे पानी निकला, बगल वाले के घर पे नहीं निकला? एकदम यही कारण है, क्योंकि जो फ्रैक्चर सिस्टम है पानी उसी में है। जी अगर आपके पास कोई बढ़िया फ्रैक्चर मिल गया, वेदर जोन मिल गया, तो उसमें काफी पानी है। और जहाँ और नहीं वही मिला और वही वही फ्रैक्चर ऐसे आ रहा है सपोज, जी और आने के बाद ये स्टिफ हो गया बहुत गहरा, जी तो बगल वाले के पास नहीं मिलेगा। यही कारण है। या फिर नीचे मिलेगा, ज्यादा हाँ, नीचे जाना बहुत नीचे में मिल पड़ेगा। सकता है, राइट। जी सर शहरी क्षेत्रों में, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं सर? अभी जैसा कि हमने आपके घर पे आए तो आपके घर पे देखा कि आपने बताया कि हमारे घर पे एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस पे अभी हजारीबाग के डीसी साहब ने भी संज्ञान लिया है रिचार्ज करने को लेकर के। तो सर ये आखिर में है क्या, क्या इसके अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? नहीं, एक तो सबसे पहला ये है कि हम पानी को पहले सही, मतलब संरक्षित करें। जी प्रिजर्वेशन वो पहले एक माइंडसेट होना चाहिए। जी जैसे आप देखेंगे आम आदमी की एक आदत होती है कि नल खोल दिए, ब्रश कर रहे हैं, जी और जब तक ब्रश कर रहे हैं तब तक वो नल गिर में से पानी पानी आता गिरता है रहेगा। बिल्कुल। लोगों को ये चीज समझना होगा कि ये जो है ये रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। जी तो जल को हम नेचुरल रिसोर्स की तरह समझें, इसको बर्बाद नहीं करें। जी आप अभी टॉयलेट में जाते हैं, फ्लशिंग सिस्टम है, तो जितनी बार आप जाते हैं उतना बार आप फ्लश दबाते हैं। जी
तो 15 से 20 लीटर का अगर भी मान के बिल्कुल, चलें बिल्कुल, तो बिल्कुल हर सर। बार आप 15 से 20 लीटर पानी को आप फ्लश बर्बाद कर करते रहे हैं। हैं। जी, हालाँकि आजकल कुछ नए सिस्टम में आए हैं कि 2 नॉब रहता है, एक में बहुत कम कम आता होता है। है। और जी, अगर वैसा नहीं भी है तो हम लोग एक हैबिट डालें हुँ, कि जहाँ पूरा फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग मग वगैरह से भी डाल कर के काम चला सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये है। और दूसरा जो वर्षा का जो जल है, जी, शहरों में मैंने देखा है जी, कि खूब बर्बाद होता है। जी, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है या 1500 स्क्वायर फीट का घर है, तो उससे जो वर्षा का जल जो निकलता है, अपार लगेगा कि कितना निकले चला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो उसको अगर थोड़ा आदमी चैनलाइज कर दे, और ये कोई बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है, जी, बहुत कम पैसे में ये किया जा सकता है। मैंने अपने मकान में वही किया है। मेरा भी मकान छोटा ही है, बहुत बड़ा मकान नहीं है, जी, 1200-1300 स्क्वायर फीट का है। जी, तो इसको मैंने कुछ नहीं, एक पाइप है, 4 इंच का शायद ये पाइप रहा होगा। जी, तो ये पूरा मैंने डाल करके, मेरे पास एक वेल था जो जी, कि अबैंडन्ड हो गया, जी, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है तेजी से। जी, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था अपना पूरा ये घर रहना, तो ये मेरा सफिशिएंट था। ये जो डगवेल था खूब पानी देता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसा बनते चला गया कि गर्मी आते आते ये सूखने लगा। जी, तो हमको अल्टीमेटली एक दूसरा बोरिंग कराना पड़ा, अभी उसी से चल रहा है। तो ये मेरा वेल जो है अबेंडेंट हो गया था, और इसको मैंने रिचार्ज वेल की तरह यूज किया है। जी, और बहुत आसान है। वहां पर मैंने एक जाली दे दिया है छत पे ही कि वो उसमें कुछ गंदगी नहीं आए, और सीधे मेरे ये में जाता है। जी। उससे ग्राउंड अगर वाटर रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज हो रहा है, मान लीजिए किसी के पास उस तरह का वेल नहीं है जी, जो कि अब यूज नहीं हो रहा है, तो एक रिचार्ज पिट बनता है। जी, रिचार्ज पिट भी बहुत कोई महंगा नहीं, हमको लगता है 2-3 हजार रुपए में रिचार्ज पिट बनाया जा सकता है, और पूरे वर्षा का जो जल है आपके उसी छत पिट में का, डाल देना है। वो बस उसमें धीरे-धीरे डाल। पर्कुलेट करके नीचे चला बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का जो अपर लैंड होगा, मतलब जो छत। छत होगा, उससे हम कितना पानी बचा सकते हैं? क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसा कैलकुलेशंस की विधि है? एक्चुअली 1000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट में अगर हम लोग का रेनफॉल 1200 या 1500 mm है, जी, तो उससे हम लोग 1 लाख लीटर पर ईयर पानी को बचा सकते हैं। 1 लाख 1 लीटर? लाख लीटर पानी पर ईयर तो बचा मतलब सकते हैं। एक छोटे से मकान से हम लोग उतना पानी बचा सकते हैं जितना हम इस्तेमाल भी नहीं कर इस्तेमाल सकते। भी नहीं कर सकते। तो सर, ये तो कोई बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं लगती है। बिल्कुल। और ग्राउंड वाटर को हम लोग ऐसा समझें कि ये बैंक अकाउंट है आपका। बिल्कुल सर। तो बैंक अकाउंट है, तो उसमें आप सिर्फ पैसे निकालते जाएंगे, जी। तो आपके पास एक न एक दिन तो उसको खाली होना ही बिल्कुल सर, होना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बैंक में हम करते क्या है, पैसे निकालते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पे डालने की भी प्रक्रिया होती व्यवस्था है। होती है, चाहे बिल्कुल सर। जैसे भी हो, आप बिल्कुल, बिज़नेस करते हैं, बिल्कुल। आपकी सैलरी आती है, तो बिल्कुल ग्राउंड वाटर भी उसी तरह की चीज़ है। जी, आप यूज़ ज़रूर कीजिए, और उसका एक सस्टेनेबल यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए, जी, और उसको फिर भरण का भी इंतज़ाम कीजिए। बिल्कुल। तो कृत्रिम भरण बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को समझना होगा। जी। दूसरा और एक चीज़ हम देखते हैं कि लोग कंक्रीटिंग पूरा करा लेते इसी हैं। के बारे में अभी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं सर, जी। कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। आपने हजारीबाग का छठ तालाब देखा होगा। हुँ। एक समय था कि उसमें पानी भरा रहता था, सालों भर पानी रहता था, छठ व्रती जाके उसमें छठ पूजा किया करती थी। लेकिन सर, हम लोगों ने देखा कि जब से उसको माउंटिंग कर दिया गया, जब जब से उसका सीमेंटीकरण कर दिया गया, चारों तरफ से घेर दिया गया उसको, तो अभी वो एक गड्ढा जैसा बन के रह गया है। तो क्या कारण है सर कि अब उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि कंक्रीट हर जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं जी, है ना? आगे आजकल तो ऐसे पेवर ब्लॉक्स आ रहे हैं, जस्ट एक पज़ल की तरह होते हैं, जी, उससे भी पानी जाएगा नीचे। बिल्कुल सर। आप उसको पूरी तरह से सीमेंटिंग करना ही नहीं जी, है। रोड में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है, उसमें भी वो चीज़ किया जा सकता है कि वहाँ पर भी पानी कम से कम नीचे सिप करके जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। तो ये भी है इम्पोर्टेंट। मतलब अगर चाहे हमारी सरकार चाहे, तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तकनीक सीख सकती है, और इसका जो फल है वो आम जनता को मिल सकता है। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि हजारीबाग के आस पड़ोस में खनन की जो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, क्या खनन से भी ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट पड़ता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। खनन का तो जो स्थिति है, उसमें अनसाइंटिफिक माइनिंग मैं कह सकता हूँ, जी, अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रहा है। जी, इसमें
ग्राउंड वाटर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जी। क्योंकि काफी डीप माइनिंग होता है, जो कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है, वाटर टेबल कह सकते हैं, जी जी उसको वो पेनिट्रेट करता है। जी और माइनिंग के लिए क्या चाहिए, इनको सूखा चाहिए। जी तो उस पानी का प्रॉपर यूज नहीं करके उस पानी को पोल्यूट हो रहा है और वैसे ही बर्बाद हो रहा है। जी तो दूसरी चीज ये है कि जो ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है, इस पे हमारे अंशुमन जी, उन्होंने पोल्यूशन पर बहुत अच्छा काम किया है, जी तो ये ज़्यादा डिटेल बताएंगे। लेकिन जो माइनिंग से निकलने वाले जो वेस्ट हैं, जी अवशेष जो हैं, जी वो भी ग्राउंड वाटर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रूप से। जी तो मात्रात्मक रूप से भी ग्राउंड वाटर को वो बहुत प्रभावित कर रहा है, एडवर्सली प्रभावित कर रहा है, जी और उसको पोल्यूट भी कर रहा है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि सर ने बताया कि ग्राउंड वाटर भी जो है सो पॉल्यूट होता है, तो जमीन के नीचे का जो पानी है वो कैसे पॉल्यूट हो जाता है, और अगर ये पॉल्यूट होता भी है और है भी, तो इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली जैसे मेरा टॉपिक रहा है जियो हाइड्रोकेमिकल एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन स्टडीज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, तो आपने मैंने गढ़वा में रिसर्च गढ़वा में किया? मैंने रिसर्च किया है। जी तो ग्राउंड वाटर में बेसिकली आपका फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन वगैरह जो कंटामिनेंट्स है वो पाया जाता है। जी उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड जो है, जिससे हमारा डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस और क्रिपलिंग फ्लोरोसिस तक हो जाता है। अच्छा। डेंटल फ्लोरोसिस से आपका जो दांत के ऊपर का जो इनेमल है वो कोरोड हो जाता है, वो तो डेंटिन तक चला जाता है। आपने जिस जिस एलिमेंट्स का नाम बताया, हम्म, पानी में तो वो होना जरूरी भी है। जी। तो क्या मतलब क्या लिमिटेशंस हैं क्या कुछ इसमें कि इससे फ्लोराइड का लिमिट 1.5 है। जी उससे जैसे ऊपर जाएगा अच्छा वो बॉडी में आपको थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा। अच्छा जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर में वो रहेगा, हम्म, उससे ज्यादा आपका वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका मात्रा पानी में, उस हिसाब से बीमारियां हमारे शरीर को घर करते जाएंगी। जैसे 1.5 से 2 या 2.5 तक उसका परमिशेबल लिमिट अगर पानी में जाता है, तो वो डेंटल कैविटीज, डेंटल डिकेज और आपका फ्लोरोसिस तक सीमित है। उससे 3 से या 4 से ऊपर जाएगा तो वो फिर स्केलेटल फ्लोरोसिस जाएगा, बोन का डिफॉर्मिटीज होने लगेगा फिर। अच्छा और 5 से 6 7 अगर जाने लगेगा तो आपका मेंटल डिसऑर्डर्स और भी बहुत तरह का इस बहुत कार्सिनोजेनिक, घातक है। बहुत घातक है आदमी का। हम तो वहां पे रिसर्च करके वहां कंप्लीट किया मैंने वहां पे, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत लोग 20 साल की उम्र में बुजुर्ग जैसा दिखने लगे हैं। अच्छा स्केलेटल फ्लोरोसिस उनको हो गया है, बोन पूरा डिफॉर्मिटीज हो गया है वहां पे, लोगों का बाल चला गया है, कैंसर जैसा कार्सिनोजेनिक रोग हो गए हैं वहां पे लोगों को। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बहुत सी टेक्निक्स भी है, जैसे नालगुंडा टेक्निक्स हो गई, और भी बहुत सारी डिफ्लोराइजेशन टेक्निक्स हैं जिस पर सरकार को संज्ञान लेने का जरूरत है। क्योंकि पानी का और कोई सोर्स नहीं है वहां पे, जो अभी सरफेस वाटर है वहाँ खत्म हो गया है। पशुधन है, जानवर है, उन लोग भी वही पानी पीता है, उन लोग का भी डेथ बहुत कम तो क्या इस तरीके की बीमारियां जो है सो जानवरों में भी होती जानवरों में भी होती है। हैं? अच्छा तो वहां पे भी जानवरों को भी इसी तरह का प्रॉब्लम होने लगा है, जल्दी डेथ होने लगा है जानवरों का, और इंसान तो प्रॉब्लम में है ही। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, सुमन जी ने बहुत बढ़िया बताया जी सर कि ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट होने का दो चीज़ है, जी एक तो नेचुरल ढंग से भी जी होता है, तो उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं बिल्कुल सर है ना? हाँ, ये है कि सीपेज को हम वहाँ पर रोक सकते हैं, अगर ज़ोन पता हो तो। जी क्योंकि बहुत सारे रॉक्स हैं जिसमें फ्लोराइड फ्लोराइड और कंटेंट जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, बिल्कुल वो भी एक कारक है। हम्म, लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करती बिल्कुल हैं। सर और जहाँ तक फ्लोराइड की बात इन्होंने की, हम्म, तो ये शायद भूल गए बताना कि फ्लोराइड एक दो-धारी तलवार है ना? जी मतलब उसका बहुत कम लेवल भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छा हाँ, अगर बहुत कम लेवल होगा, जी तब भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो पानी। जी तो सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि अभी हमारी केंद्र की जो सरकार है, उसने एक योजना चला रखा है गंगा के जल के शुद्धिकरण को लेकर के, बहुत बड़ी योजना है, और इस पे एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है। तो आखिर में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया सर, ऐसे जो बाहर की जो नदियां हैं, थीम्स हो गई और इस तरीके की जो नदियां हैं, वो भी इस प्रकार की गंदी हो गई थी, लेकिन बाद में अब तो ऐसा हो गया कि लोग वहां से पानी उठा के पी सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी गंगा भी वैसे ही गंगा हो जाए, जिसमें लोग पाप के साथ साथ और भी बाकी चीज को धो रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने शुरू में भी कहा था आपको जी कि इसमें मास अवेयरनेस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन ये जी बहुत मस्ट है। जी सिर्फ हम लोग सरकार
के स्तर पर सब चीज चाहते हैं कि हो जाए, बिल्कुल लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे क्या गंगा में जो है सो पूजा के नाम पर उसमें बहा दिया जाता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उसमें नहीं जानी चाहिए थी। तो हमेशा बड़े पैमाने पर बड़े लाश जलाए कोई भी जाते हैं। नदी हो, गंगा हो या और कोई भी नदियां हो, लोकल लेवल की भी नदियां हो, उसमें एक नॉर्म तो होना ही चाहिए कि जो भी अगर उसमें कोई भी सीवेज जाकर मिलता है तो पहले एक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। जी। तो वो ट्रीट करने के बाद ही उसमें छोड़ा जाए, इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। और प्रयास तो हो रहा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा काम है जी। और इसमें हम सब की सहभागिता ज़रूरी है। तो देखिए गंगा कब तक नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है जी। होगा, होगा, हम लोगों को आशावादी होना चाहिए। जी। सर, अभी झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, वो सारे भी जो है सो किसी न किसी नदी के किनारे बनती हैं। क्या कारण होता है सर कि आखिर में किसी भी जो इस प्रकार के सेटलमेंट्स होते हैं, जहाँ पे उद्योग वगैरह स्टेबल होते हैं, वो हमेशा नदियों के बगल में ही क्यों बनाए जाते हैं? क्या कारण है सर? देखिए, पानी तो लाइफ़लाइन है, उसके बिल्कुल। बिना तो कुछ नहीं होगा ना। जी। तो यही कारण है हमारी जो सभ्यताएँ जितनी क्या विकसित सर हुई, इसको हम सब लोग इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि पानी तो लाइफलाइन है, उसको तो हम अंडरग्राउंड से यूज़ कर ले रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज जो प्रदेश की जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो नदियों के किनारे इसलिए हो पा रही है कि जो आपके एक्सट्रैक्ट हो, उसको नदियों में बहा दिया हाँ, जाए? ये है ही, बिल्कुल सर। ये आसानी से हो जाता है। और इसमें सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाना होगा जी। कि आपके जो कारखाने हैं, जी। है ना? जी। उससे जो कुछ भी निकलता है इफ्लुएंट, उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी आप अलाउ कर सकते हैं कि आप इसको नदियों में तो छोड़िए। मतलब सर आपके हुँ। कहने के हिसाब से ऐसा कानून नहीं है। नहीं, है कानून है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है। जी सर। कानून तो हिंदुस्तान में हर चीज़ के लिए है, लेकिन उसके तोड़ने के भी तरीके हम लोग को बढ़िया से मालूम है, बिल्कुल सर। कारण यही है। तो डॉक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए बिल्कुल सर। मेरे समझ से। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने देखा कि आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप जो है सो ग्राउंड वाटर पे वर्क कर रहे थे। आप जमीन से पानी निकालने की कुछ विधि है आपके पास में, जिससे आप लोग, तो ये लोग जो नारियल से और ये जो पान के पत्ता से और क्या-क्या से जो पानी खोजते हैं, उसको कहाँ तक आप सही माने? ये ऑथेंटिक नहीं है। हम लोग जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक ही यूज करते हैं, हुँ। जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जमीन के अंदर जाता है हुँ। और मतलब जो सॉइल होगा हुँ, हुँ। उसका रेसिस्टिविटी कम होगा। जहाँ पानी होगा वहाँ पे रेसिस्टिविटी कम होगा। जैसे-जैसे रॉक की तरफ बढ़ते जाएंगे हम लोग, रॉक जो होगा उसका रेसिस्टिविटी हाई होगा। यही टेक्निक से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जमीन में पानी कहाँ पे है। फ्रैक्चर जोन्स बेसिकली हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसमें। जी। मतलब आप लोग पानी जहाँ पे फ्रैक्चर्स होंगे, फ्रैक्चर ज़ोन्स फ्रैक्चर होंगे, जोन्स होंगे वहाँ पे तो पानी पानी मिलेगा। मिलेगा। अच्छा। हम लोगों ने एक मशीन मंगवाया था जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका नाम था PQWT S500। जी। उसके बाद फिर वो टेक्निक थोड़ा पुराना हो गया, तो जियो फिजिकल वही इन्वेस्टिगेशन वही टेक्निक से हम लोग एक और मशीन मंगवाए, जियो फिजिकल S500 GT। वो जी। भी वही सेम टेक्निक से काम करती है, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स नहीं 16 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जी। और उसको एक बार में ही गाड़ के हम लोग पूरा उस एरिया के 5 किलोमीटर 5 मीटर्स आगे या पीछे करके हम लोग उसका पूरा देख लेते हैं कि कहाँ पे पानी है, नहीं है, कहाँ पे फ्रैक्चर जोन्स है या नहीं है। तो इससे हम लोग पानी का एग्जैक्ट तो नहीं 90 to 95% हम लोग निकाल पाते हैं कि पानी फ्रैक्चर जोन्स कहाँ पे है। जी। तो आपने इतने सारे फ्रैक्चर ज़ोन्स हज़ारीबाग और इसके आस-पास में या झारखंड के पूरे रीजन में आपने किया, तो आपको क्या लगता है कि आप तो काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्राउंड वाटर पे? आपको क्या लगता है कि पहले जो ग्राउंड वाटर लेवल का जो स्थिति था, वो अभी भी क्या वही स्थिति है या कुछ कम हो देखिए रहा है? जिस तरह से हम लोग ग्राउंड वाटर विड्रॉ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्रॉ डाउन ज्यादा हो रहा है, रिकुपरेशन कम हो रहा है। अच्छा, अच्छा। तो ड्रॉ डाउन होने से क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलिए कुआं है, उससे हम एक दिन में 20 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं जी। और उसपे मतलब जो उसका लेयर्स है ड्यू टू पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, उस हिसाब से पानी उसमें आ नहीं रहा अच्छा। है। विड्रॉल ज्यादा है, ड्रॉ डाउन कम है। विड्रॉल ज़्यादा है और रिकुपरेशन कम है। हुँ, हुँ। ड्रॉ डाउन ज्यादा है, रिकुपरेशन कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पानी का धीरे धीरे मतलब लेवल लेवल घटते जा रहा है। घटते जा रहा है। और इतने ज्यादा बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन में हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। पानी को तरीके से हम लोग ग्राउंड में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जैसा कि सर ने सर ने बताया। बताया कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, उसमें डालने की डा भी व्यवस्था होनी चाहिए। सर फाइनली अंत में
आप, चूंकि हम लोग एक पठारी क्षेत्र से रहते हैं और आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत ही जल्द पानी की समस्या होने आ रही है, जिसके बारे में सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो सजग नहीं है। और हम लोग तो, लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग जान रहे हैं कि आने वाले दिन में पानी को लेकर के तो बड़ा दुख होने वाला है, और लोग तो कह भी रहे हैं कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो शायद पानी को लेकर के होगा। और तो सर, झारखंड के लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को, खासकर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, कैनेरी के क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे कि आखिर में क्या तकनीक हम लोग इस्तेमाल करें जिससे हम लोगों को कम से कम पीने का पानी की व्यवस्था की उपलब्धता बनी रहे? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमको जो जल है जी। इसको एक नेचुरल रिसोर्स समझना होगा, और ये समझना होगा जी। कि ये सीमित है, जी। संसाधन सीमित है। तो इसका एकदम जुडिशियस सर सॉरी आपको बीच में रोक रहे हैं, जुडिशियस यूज। सॉरी बीच में रोक रहे हैं सर। अभी जो आपने कहा कि नेचुरल रिसोर्स है, तो हम लोगों ने जब बच्चे में पढ़ाई की थी तो पढ़े थे कि दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो सर, आप पानी को किस तरीके का रिसोर्स मानते हैं, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? नहीं, अगर ठीक से आप ये कीजिए तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। जी सर। लेकिन अगर आप इसका जुडिशियस यूज नहीं करेंगे तब तो फिर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। जी सर। सही बात है। तो इसलिए जो मतलब जो अपने हैबिट्स में थोड़ा बदलाव लाएं। अब हम देखते हैं, कई बार मैं जाता हूँ घूमने टहलने, तो कई बार मैं देखता हूँ कि गाड़ी लोग तो धो रहे हैं ना, लगातार धोए चले जा रहे हैं, और वो भी फ्रेश वाटर से। अरे, अगर मान ली गाड़ी आपको धोना भी है तो आप जो है वैसे जल को संचित करके धोइए जिसका फर्दर कोई यूज नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं। दूसरा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक सिस्टम बनाइए। आप घर बनाते हैं, लाखों लाख, 50 लाख, 60 लाख, आजकल तो करोड़ों में जा रहा है। जी सर। और 2-4-5 हजार रुपया आप जो है सो हार्वेस्ट इसके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम नहीं बना पाते हैं, उसको जरूर बनाइए। ये मेरा एक संदेश है। और तभी ये रिसोर्स बच पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिसके पास जल नहीं है जिस मकान में, तो उससे पूछिए उसका क्या कष्ट है, कैसे बाहर से लोग लाते हैं। या समटाइम्स आप गाँव में चले जाइए तो जो फ्रेश वाटर के लिए जो महिलाएं हैं दूर दूर से चूहा से पानी, हाँ, राजस्थान वगैरह का जो एरिया है, तो वो लोग को समझ में आता है कि ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर कितना महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को समझना होगा, इसको बचाने के लिए हर आदमी इसके लिए प्रयास करे, तभी ये रिसोर्स बचेगा। सर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय स्तर से या फिर वैसे संस्था जो इस तरीके के पढ़ाई से जुड़ी है, उसका क्या कर्तव्य बनता है सर आम जनता के प्रति? क्या उसका ये दायित्व बनता है कि वो लोगों को जागरूक करें, या उसके लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था आप करवाना चाहते हैं? नहीं, हम लोगों ने तो कुछ कुछ किया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। मैं जब सर्विस में था तो कई प्रोग्राम्स हमने CGWB के साथ मिलकर के यूनिवर्सिटी में भी कराया था, और रिचार्ज सिस्टम बनाने की बात थी, लेकिन कुछ बना भी है शायद। तो जो भी हो, मैं ये किसी को दोष नहीं दे रहा। कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है, सरकारी बिल्डिंग हो या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तो आजकल नक्शा तभी पास होता है जो उसमें ग्राउंड वाटर सिस्टम रिचार्जिंग का हो। लेकिन आप जरा अगर देखिए धरातल पर उतर करके, तो बहुत कम अपार्टमेंट्स में जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज सही ढंग से वहाँ पर बना हुआ है ना। किसी तरह से खाना पूर्ति करके काम चला लेते हैं लोग, बिल पास करवा लेते तो ये सब करना होगा हम लोगों को। तो सर, आपसे बात हुई, हम लोगों ने बहुत बढ़िया टॉपिक पे चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम चाहेंगे कि हजारीबाग की जनता और आस पड़ोस के सारी जनता इस वीडियो को देखे और इससे सीख ले कि हमारे पास जो जल है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको दोबारा रिचार्ज करने की व्यवस्था अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में ये खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट के जैसा है। अगर आप लगातार सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसा निकालते रहेंगे और उसमें जाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के बहुत सारे घरों की ये स्थिति हो गई कि घर तो काफ़ी आलीशान बन गया है, लेकिन वहाँ पीने का पानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद आप पूरे टीम को।